ओके जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। जी। ऐसा है कि मैं बात कर रहा था कि जो हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान और स्कोप मैनेजमेंट प्लान दो चीजें बनाई थी। नौरोज कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सॉरी। जी सर सॉरी, एक बात बस। जी अभी जी। जस्ट मैंने लॉग इन किया तो मैंने देखा वो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव होकर आ गई। वंडरफुल वंडरफुल, मुबारक हो आपको। तो मैं रात को ही ले लूंगा। जी सीट ले बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल, डेट लीजिए। और ठीक। बाकियों ठीक। का क्या स्टेटस है जी? यासिर साहब, आपको जवाब आया कि नहीं? नहीं सर, अभी जवाब नहीं आया। आपने भेज तो दिया ना? जी सर भेज दिया था, मैंने उसी दिन भेज दिया था। बस आ जाएगा, अभी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। आदिल, आपने भेजा कि नहीं भेजा? सर नहीं भेजा सर। भेज दें सर, जल्दी जल्दी भेजें, टाइम आपका कम होता जा रहा है। रोजर सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट फुट डेज सर इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि मेरे पास इस वक्त दो चीजें हैं। स्कोप मैनेजमेंट प्लान है और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है। अब मेरे पास जो प्रोसेस आ गया है वो है कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स करने में लाजमी तौर पे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मुझे बताना है कि रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट करनी है, क्या हिसाब किताब होगा, इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एट द सेम टाइम स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मुझे ये बता रहा है कि इन रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्ट स्कोप में और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप में कैसे कन्वर्ट करना है। स्कोप मैनेजमेंट प्लान का ज्यादा रोल नेक्स्ट प्रोसेस में, जब हम डिफाइन स्कोप करेंगे और स्कोप स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तब इसका ज्यादा रोल आ जाएगा। लेकिन अभी भी स्कोप मैनेजमेंट प्लान कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में भी इनपुट का काम करता है। ये जो प्रोसेस है कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स वाली, जैसे मैं आपसे पहले भी बातें करता रहा हूं, और मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले से रिक्वायरमेंट्स है नहीं। हमें रिक्वायरमेंट दी गई हैं, हमें चार्टर दिया गया है, हमें बिजनेस केस दिया गया है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। मकसद इस प्रोसेस को यहां करने का यह है कि हम एक तो स्टेक होल्डर जो आइडेंटिफाई किए हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उन्हें कॉन्फिडेंस में लें और उनसे ये कंफर्म करें कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके मुताबिक हम काम करने जा रहे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि अव्वल तो किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए अगर सब लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया था। हाँ, एक छोटी सी बात हो सकती है कि जिस वक्त रिक्वायरमेंट्स पहले एलिसिट की गई थी, बिजनेस एनालिस्ट ने की होंगी, उस वक्त शायद उस वक्त में और अभी में काफी फर्क आ गया हो, नए स्टेक होल्डर आ गए हों, उनकी रिक्वायरमेंट्स ना कैटर हुई हों, उनको बेसिकली हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें तमाम स्टेक होल्डर से एक तरह से कंफर्मेशन चाह रहे हैं। बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर कोई चीज पहले इग्नोर हो गई है तो वो अभी लाई जा सकती है। फिर हमें अपनी तमाम स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस का पता चल जाएगा, और हमें ये इसमें बड़ा फायदा मिलेगा कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को एट बे रखें। हम उनको ये समझाएं कि जनाब, ये जो आप ख्वाहिश रख रहे हैं ये नामुमकिन है, ये हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर है, इसलिए बराए मेहरबानी इस प्रोजेक्ट से ये उम्मीद ना रखें। या अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो कि जायज है और पहले से कैप्चर नहीं हो पाई, तो वो उसे कैप्चर किया जाए और हमें अपने उसको इशू को एस्केलेट किया जाए कि जनाब ये रिक्वायरमेंट ऐड होनी चाहिए, और विद रीजन, विद लॉजिक। तो इस तरह से ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी कि हम रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से वेट कर लेंगे, और ना सिर्फ ये वेट हो जाएंगी बल्कि हम बाकायदा कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स करके जो रिक्वायरमेंट लिस्ट बन जाती है हमारे पास, वो तो बन ही जाएगी। हम रिक्वायरमेंट्स का एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी बनाते हैं, और ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हमें ये बताता है ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, किसने दी, और इसकी एफिलिएटेड चीजें क्या थी, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट के अंदर कौन सा फीचर डाला गया, उस फीचर को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट के स्कोप में क्या ऐड किया, और उसके मुताबिक अल्टीमेटली कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है जो इस रिक्वायरमेंट की तकमील कर रहा है, और इसको करने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं।
और इस रिक्वायरमेंट का स्कोप और टाइम और कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है। तो मतलब ये है कि पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफिया इसका लिंक हो जाएगा एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की सूरत में। और कभी भी आइंदा अगर मुझे कोई ये कहता है कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, मैं बता पाऊंगा। अगर कोई कहे कि ये रिक्वायरमेंट किस पे इम्पैक्ट कर रही है, मैं बता पाऊंगा। तो मतलब मैं इस पूरी रिक्वायरमेंट के का ट्रेस मेरे पास हर वक्त करंट मौजूद होगा। और अगर फर्ज करें किसी वक्त आपको ये महसूस होता है कि एक स्टेक होल्डर जो है वो इज नो मोर, तो मुझे फौरी तौर पे रिव्यू करना पड़ेगा कि इस स्टेक होल्डर की तरफ से कोई खास रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, कोई नीड एक्सपेक्टेशन उसकी ऐसी थी जिसकी वजह से हमने कोई रिक्वायरमेंट उठाई हो। अगर उठाई है तो हमें चेक करना है कि ये रिक्वायरमेंट जो है इस पे किसी और स्टेक होल्डर का भी वोट था कि नहीं था। फर्ज करें कि ये जो स्टेक होल्डर अभी नहीं रहा, ये उसी की रिक्वायरमेंट थी और उसके अलावा और किसी को नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिक्वायरमेंट को खत्म करना पड़ेगा। जब इसे खत्म करेंगे तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, तो हमें वो प्रोडक्ट वहां से निकालना पड़ेगा। तो ये पूरी जो स्ट्रेस से हम देखेंगे और इसको उस चीज को उसके मुताबिक अपडेट या अमेंड करेंगे। तो रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको सारे ही फायदे बता दिए, तो इन चीजों को जरा ज़हन में रखिएगा। Collect requirement is the process of determining, documenting, and managing stakeholder needs and requirements to meet the project objective. अब ये ऑब्जेक्टिव की है। देखिए, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस तो स्टेक होल्डर की कुछ भी हो सकती हैं, ख्वाहिशात है ना जी, वो कोई भी ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन हम उन ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हों। ये जरूरी है, खाली किसी स्टेक होल्डर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे, बल्कि दरअसल ये साबित हो जाना चाहिए कि इससे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यही मेरी वजह होगी जब मैं स्टेक होल्डर से निगोशिएट करूंगा, मैं उसे ये बताऊंगा कि जी आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसका मेरे ऑब्जेक्टिव से क्या ताल्लुक। मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे ये चीज बनाने को दी गई है और आप मुझे एक और कहानी सुना रहे हैं जिसका इस ऑब्जेक्टिव से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज स्कोप से बाहर है मेरे। तो आप ये साबित कर दीजिए कि स्कोप के अंदर है, तो मैं इसको एंटरटेन कर लेता हूं। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू द स्टेक होल्डर। बेनिफिट जो इस प्रोसेस के हैं वो ये है कि इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप। हम प्रोडक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज ना हो जाएं या वेट ना हो जाएं। अगर रिक्वायरमेंट्स कंफर्म्ड हैं तो फिर उनके ऊपर बेस करके हम प्रोडक्ट का स्कोप डिटरमिन करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्या फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटी और स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, और फिर उस प्रोडक्ट स्कोप को पूरा करने के लिए हम प्रोजेक्ट का स्कोप डिटरमिन करते हैं। तो मतलब ये बुनियाद बनेगी ये रिक्वायरमेंट्स कि प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का स्कोप बनाया जा सके। मतलब अगला जो स्टेप है हमारा डिफाइन स्कोप, उसमें ये रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है। इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही हम प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का स्कोप डिटरमिन कर पाएंगे। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड वंस आर एट प्री डिफाइंड पॉइंट्स इन द प्रोजेक्ट। वंस अगर पूरे प्रोजेक्ट का हो रहा है और प्री डिफाइंड पॉइंट्स अगर फेजेस का हो रहा है। हर फेज में जब हम उस फेज की रिक्वायरमेंट्स उठाएंगे तो उस वक्त ये भी ये कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का काम होगा। तो मतलब ये ऐसा काम नहीं है कि जो सिर्फ प्रोजेक्ट में एक दफा होता है, ये हर फेज में भी हो सकता है, क्योंकि हर फेज ने अपना अपना अलग अलग डिलीवरेबल देना है और हर फेज के डिलीवरेबल के हवाले से हम रिक्वायरमेंट्स एक दफा कंफर्म करेंगे। जो इसके इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट्स हैं वो क्या है। लाजमी बात है कि अभी चूंकि काम शुरू ही हुआ है, अभी हमारे पास और कुछ भी नहीं है, तो प्रोजेक्ट चार्टर वी विल मेंटेन इट इन कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इन जो अगला प्रोसेस है स्कोप को डिफाइन करना, उसमें भी हम चार्टर को इस्तेमाल करेंगे। और आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर तो मैंने आपको पहले बता दिया था, उसमें भी हम चार्टर इस्तेमाल करते हैं। ये 3 जगह हैं जहां चार्टर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जहां कहीं भी मैनेजमेंट प्लान बनता है वो 10 जगह हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और उसके अलावा 10 जगह हैं जहां मैनेजमेंट प्लान बनता है। तो वो उन मैनेजमेंट प्लान्स को बनाने में मुझे चार्टर चाहिए। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन मैंने आपको वो भी बता दिया कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में और डिफाइन स्कोप में
क्योंकि मेरे पास चार्टर के अलावा और कोई बुनियाद नहीं है कि मैं आगे चल सकूं, तो मुझे चार्टर को इनपुट रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जिस हालत में भी है, मतलब इस वक्त किस हालत में है, इस वक्त तक स्कोप मैनेजमेंट प्लान बन चुका है, इस वक्त तक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बन चुका है, इनको तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान भी अगर बना हो तो हमारे लिए इंस्ट्रूमेंटल होगा, क्योंकि स्टेक होल्डर से ही तो रिक्वायरमेंट उठाई गई होगी। फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे हिसाब से, उसमें एजम्पशंस के लॉग चाहिए, लेसन लर्नड अगर कोई हैं तो वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं, और स्टेक होल्डर का रजिस्टर, क्योंकि स्टेक होल्डर रजिस्टर में उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनसे हमने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है। जैसे चार्टर हमने लिया था, यहाँ हम बिजनेस केस को, बिजनेस डॉक्यूमेंट जो थे उसमें से आपको याद होगा बिजनेस डॉक्यूमेंट दो किस्म के थे, एक बिजनेस केस था और एक बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान था। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान से मेरा कोई वास्ता नहीं है इस वक्त, मैं बिजनेस केस को अपने सामने रख रहा हूँ, चार्टर को भी रख रहा हूँ, बिजनेस केस को भी रख रहा हूँ, और इनकी रोशनी में मैं आगे फैसला करूं। अगर कोई जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट मेरे सामने साथ होना चाहिए। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ये मुझे इनपुट में चाहिए। टूल्स में एक तो वही ट्रेडिशनल टूल है आपका एक्सपर्ट जजमेंट वाला, जिसके अंदर हम कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेने के ले सकते हैं। डाटा गैदरिंग जो पहले भी मैं बात कर चुका हूं आपसे एक दो जगहों पर, इसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं, लेकिन जो टूल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकते हैं ये उनसे थोड़े ज्यादा हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, इंटरव्यूज इस्तेमाल हो सकते हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं, सर्वेज हैं और बेंचमार्किंग है। यहाँ पे इतने ज्यादा टूल्स क्यों हैं? इंटीग्रेशन में भी आपको देखा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वहां पे भी थी, इंटरव्यू और फोकस ग्रुप भी हमने वहां देखे थे, लेकिन बाकी चीजें शायद वहां पे नहीं थी। ये हैं सब डाटा गैदरिंग ही के टूल, लेकिन इन डाटा गैदरिंग के टूल्स में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक इजाफा होता जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट करेक्शन का मतलब ही ये है कि हमने बहुत सी मीटिंग करनी है स्टेक होल्डर के साथ और उससे बातचीत करनी है, तो हम सिर्फ लॉजिकली बात नहीं करेंगे बल्कि क्रिएटिवली भी करेंगे, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे उसके साथ बैठ के। फिर अगर हमने वन ऑन वन इंफॉर्मेशन उठानी है किसी स्टेक होल्डर से और उसका इंटरव्यू करेंगे, आल्दो हम सब लोगों का इंटरव्यू नहीं कर सकते, जो खास खास लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं या जो ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल हैं उनको हम इंटरव्यू करते हैं। लेकिन ये एक क्या कहते हैं फ्रैंक एनवायरनमेंट की जो गुफ्तगू है, इसमें हम काफी ज्यादा डाटा उनसे अखज कर सकते हैं, और ये डाटा क्वालिटेटिव नेचर का होता है। फोकस ग्रुप जो है ये उस वक्त सिर्फ इस्तेमाल होगा जब कभी जो इंटरव्यू से कोई बात अखज नहीं हो सकती या कुछ और लोग हैं जिन्हें इन्वॉल्व करने की जरूरत है, तो उस सारे लोगों को फोकस ग्रुप को साथ बिठा लिया जाएगा, और ये भी एक तरह की डिस्कशन या मीटिंग की सूरत में इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इसमें मैंने आपको डाउन साइड ये बताई थी कि फोकस ग्रुप में अमूमन लोग एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी बात नहीं करते, और इसमें ग्रुप थिंक का फलसफा चलता है। मतलब एक आदमी ने अगर एक बात कर दी तो सारों ने गर्दनें लानी शुरू कर देनी है, बट दे विल टेंड टू एग्री विद हिम। तो ये कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, लोग अपना जाती दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे की हामी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिसको हम थोड़ा डिस्करेज करते हैं। इसीलिए हमने डेल्फी टेक्निक का जिक्र भी किया था। अगर ऑडियंस बहुत ज्यादा हो जिनसे पूछना हो तो फिर आप सबसे मिल तो नहीं सकते, तो फिर शायद हम उनको क्वेश्चनर अरसाल कर दें या उन्हें कहेंगे ये सवाल या सर्वेज दे दें उन्हें कि वो इसको फिल करके हमें वापस कर दें, और हम इस डाटे को फिर बाद में क्रंच करें। तो इसको कहते हैं, ये क्वांटिटेटिव मेथड है डाटा गैदरिंग का। जो इंटरव्यूइंग और फोकस ग्रुप है ये क्वालिटेटिव मेथड है, जबकि क्वेश्चनर सर्वेज वगैरह ये क्वांटिटेटिव मेथड है। बेंचमार्किंग भी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें आप अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट अपने आप को पिच करते हैं और अपने आप को प्लेस करते हैं कि जनाब ये काम करने में हम ज्यादा अच्छे हैं या कोई और हमसे अच्छा है। हमारे ही फील्ड में जो लोग सरवाइव कर रहे हैं उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किसमें ज्यादा अच्छी है, इससे हमें अपनी पोजीशनिंग करने का मौका मिलता है, हमें पता चलता है हम कहाँ ले करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी डायमेंशन में अपने आप को एनहांस एंड इम्प्रूव करना है। इसी तरह हमारे पास डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस में
हम पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं और उससे कुछ अखज़ करते हैं रिजल्ट्स। डिसीजन मेकिंग है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिसीजन मेकिंग के बहुत से तरीके हैं। यहाँ हम वोटिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं और वो वोटिंग के आपको याद होंगे 3 तरीके थे और वो तीनों तरीके हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन सिस्टम भी इस्तेमाल होता है जब हम मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज के अंदर उसको जज करने के लिए कुछ फीचर्स रख लेते हैं और हर फीचर को अलग अलग वेटेज दे देते हैं और फिर लोगों से उसकी वोटिंग करवाते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन, इस डाटे को हम दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो एफिनिटी डायग्राम है, कौन सी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इस चीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं, तो वो एक बिग डायग्राम, एफिनिटी टाइप का डायग्राम बन जाता है जिसमें वो एरोज नजर आ रहे होते हैं कि इंटरनली कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं इसको और एक्सटर्नली कौन सी कर रही हैं। माइंड मैपिंग एक और टूल है, इसी तरह का बड़ा खूबसूरत टूल है। माइंड मैपिंग में ये होता है कि हम एक कागज के ऊपर सेंटर में अपना कोर मकसद लिख लेते हैं और फिर उसके गिर्द उस मकसद को अचीव करने के लिए जो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं वो उसके गिर्द लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 फिर सर्कल की सूरत में उसके इर्द गिर्द वो चीजें लिख दी जाती हैं और उनको लिख लिया जाता है ब्रीफली, उनका शॉर्ट नेम लिख लिया जाता है। फिर हर तरीके को एक्सप्लोर किया जाता है और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो उसके आगे लिख ली जाती हैं। इस तरह ये ग्रो होता जाता है चारों तरफ, सेंटर से आउटवर्ड ये चार्ट ग्रो होता जाता है और हमें अल्टीमेट सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाता है। इंटरपर्सनल और टीम स्किल्स के अंदर हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्सेशन कर रहे हैं और फैसिलिटेशन कर रहे हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का मतलब ये है कि हम जब लोगों से एक मीटिंग की सूरत में या एक ग्रुप की सूरत में बात करते हैं तो हम 2 बातें करवाते हैं। एक तो आपको याद होगा हमने एक डेल्फाई टेक्निक की बात की थी कि डेल्फाई टेक्निक में हम ये चाह रहे हैं वाइड बैंड डेल्फाई टेक्निक के अंदर हम ये चाहते हैं कि लोग एनोनिमसली अपनी राय दें, जो कि हमने कहा था कि वो ग्रुप थिंक से बचने के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि अपने अपने पॉइंट हमें दे दें लिख के, अपने नाम के बगैर। वो हर पॉइंट एक अलग चिट के ऊपर लिखा होता है और उसको बोर्ड पे जाके लगा दिया जाता है और उस पर ये नहीं लिखा होता ये पॉइंट किसने दिया। सब लोगों के पॉइंट जब बोर्ड में आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर वोटिंग कराई जाती है और जिसके वोट ज्यादा होते हैं जिस पॉइंट के, उस पॉइंट को ऊपर रखा जाता है। इस तरीके के साथ ये आपका जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है और डेल्फाई वाइड बैंड डेल्फाई है वो इस तरह एक्ट करता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एक और टूल है जो आपके पूरे सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट्स का एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है, कहाँ से चीज शुरू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रोटोटाइपिंग है, ये सारे तरीके। प्रोटोटाइपिंग हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें विद एग्जांपल अपने स्टेक होल्डर के साथ कलेक्ट रिक्वायरमेंट करते हुए कोई चीज समझनी या समझानी पड़ती है तो हम किसी गिमिक को ले लेते हैं, किसी चीज को ले लेते हैं और उससे उसको क्या कहते हैं उसको प्रोटोटाइपिंग की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक आइडिया समझ नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ अच्छा इसकी तस्वीर बना के दिखाओ, डायग्राम बना के दिखाओ। अगर उससे समझ नहीं आता हम 3D उसका मॉडल बना लेते हैं। तो मतलब हम रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए प्रोटोटाइपिंग के जरिए उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। नतीजतन जो भी रिक्वायरमेंट फाइनल होंगी वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की सूरत में तैयार हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट्स का एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये हमारा दूसरा मेजर आउटपुट है, वो बनाया जाएगा जिसमें एक मुकम्मल ट्रैक मौजूद होगा कि ये रिक्वायरमेंट कहां से आई और कहां जा रही है। पूरे कौन कौन प्लेयर्स हैं, क्या क्या कौन कौन लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, कौन सा स्कोप पे क्या फर्क है, टाइम पे क्या असर है, इसका कॉस्ट पे क्या असर है, हर चीज पे जो असर है वो बताए जाएंगे। प्रोडक्ट इससे कौन सी बन रही है, दिस ऑल इज गिवन इन द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अब आप अगर देखें तो ये सारे इनपुट्स एक तरफ से आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से और जो आउटपुट है वो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज ओनली गोइंग टू प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी वहीं जा रहे हैं और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी यहीं जा रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली टू द जिसे हम बेस लाइन कहते हैं, स्कोप की बेस लाइन पे इसका डायरेक्ट कोई असर नहीं है, लेकिन
इन रिक्वायरमेंट्स की रोशनी में प्रोडक्ट स्कोप डिटरमिन होगा, उसकी रोशनी में प्रोजेक्ट स्कोप डिटरमिन होगा, उसकी रोशनी में डेवलपमेंट अप्रोचेस और अल्टरनेटिव्स होंगे, उससे हमारे प्रोजेक्ट की सिलेक्टेड अप्रोच आएगी, फिर हम उसकी लाइफ साइकिल बनाएंगे, फिर लाइफ साइकिल के डिलीवरेबल्स पता चलेंगे, और फिर उन डिलीवरेबल्स के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह बनाया जाएगा। तो आप ये देखें, जब डिफाइन स्कोप होता है तो जो स्कोप स्टेटमेंट बनती है वो ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये उसमें एनकैप्सुलेट हो जाती हैं। तो ये हमारी स्कोप बेस्ड का पार्ट है। और इसके अलावा फिर आखिरी प्रोसेस हमारा जो क्रिएट डब्ल्यूबीएस का है, वहां पे हम वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और वो भी बेसलाइन का हिस्सा है। और एक चीज फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की डिक्शनरी है, आगे चल के मैं उसके ऊपर भी अब हाईलाइट करता हूं। तो यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ये देखा कि पीएमबीओके गाइड डज नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स सिंस दोज आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, इनके ऊपर हम मजीद बहस नहीं करते क्योंकि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। बिजनेस एनालिस्ट ने पहले ही इकट्ठी करके रखी हुई हैं, और उसके बारे में मजीद गाइडलाइन आपको चाहिए तो आप बिजनेस एनालिसिस की प्रैक्टिस गाइड को भी देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस गाइड को भी देख सकते हैं। प्रोजेक्ट की कामयाबी जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है एक्टिव स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट से। अगर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं होता तो लाजमी बात है कि हम बिग पिक्चर हमारे सामने नहीं आती। In the discovery and decomposition of needs into project and product requirements, and by the care taken in determining, documenting, and managing the requirements of the product, service or result of the project. Requirements के अंदर conditions or capabilities that are required to be present in a project. मतलब ये एक तरह से वो क्या हालत होगी, वो क्या सूरत होगी कि जिसमें मैं ये मानूंगा कि जो चीज मुझे बनाने को दी गई थी वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं एक तरह से ये चीज जो है ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को पॉइंट कर रही है। तो क्या कैपेबिलिटी आप शो करेंगे तो माना जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई। इसके ऊपर एग्री होना और सेटिस्फाई होना जरूरी है कस्टमर का। रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड क्वांटिफाइड दी डॉक्यूमेंटेड नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, मतलब वो सब बना के लिख ली जाए, ऑफ द स्पॉन्सर कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर। तमाम स्टेक होल्डर को मद्देनजर रखें, सबको सबकी राय को आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बात कंप्लीट होगी। रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड कंडीशंस, ये तो मैंने बात कर दी आपसे। रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द क्वांटिफाइड, दीज रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी elicited, analyzed and recorded। elicited का मतलब मैंने पहले आपको बयान किया था कि किसी के दिमाग से खुरच के कोई बात निकालना जो वो शायद ना बयान कर सकता हो, इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन डिटेल टू बी इंक्लूडेड इन द स्कोप बेसलाइन। कैसे स्कोप बेसलाइन में जाएंगे, वही जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम स्कोप बेसलाइन बनाएंगे डिफाइन स्कोप करेंगे तो उसमें मैं आपको वाजे करूंगा। रिक्वायरमेंट्स बिकम द फाउंडेशन ऑफ द डब्ल्यूबीएस। मतलब रिक्वायरमेंट ना होती तो कुछ भी ना होता। रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्ट स्कोप है, प्रोजेक्ट स्कोप है, डब्ल्यूबीएस है, सब कुछ जो है फिर जो आगे होना है वो इस रिक्वायरमेंट्स ही की बुनियाद पे हो रहा है। ये आपके इनपुट्स हैं, इनमें तो खैर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको अलग से एक्सप्लेन किया जाए। ये जो एक्सपर्ट जजमेंट है इसमें हमें किस किस चीजों का इल्म चाहिए। हमें बिजनेस एनालिस्ट की एक्सपर्टीज चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की एक्सपर्टीज चाहिए, रिक्वायरमेंट एनालाइज कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स इन प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट्स, डायग्रामिंग टेक्निक्स अगर कोई इस्तेमाल होनी है उनका हमें अंदाजा होना चाहिए, फैसिलिटेशन कैसे की जाती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन एरियाज में हमें एक्सपर्टीज या एक्सपर्ट राय की जरूरत हो सकती है। इसी तरह डाटा गैदरिंग में मैंने ये चीजें आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह तो हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे उसने जिक्र किया है क्वेश्चनर और सर्वे का, जिसका पहले शायद जिक्र नहीं आया था। क्वेश्चन एंड सर्वे आर रिटन सेट्स ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन्ड टू क्विकली accumulate information from a large number of respondents. Question and surveys are most appropriate with varied audience। बहुत ज्यादा लोग हों, वेरिड हों, मुख्तलिफ किस्म के हों। When a quick turnaround is needed, when respondents are geographically dispersed, अगर ज्यादा दूर दूर हों, सब तक नहीं ना पहुंचा जा सकता हो,
तो उन्हें क्वेश्चनर पहुंचा दिया जाता है। एंड वेयर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कुड बी अप्रोप्रिएट, जिन हालात में स्टैटिस्टिकल डाटे को, मतलब हमको ये क्वांटिटेटिव डाटा ले रहे हैं ना, तो इसको एनालाइज करना अलाउड हो। बेंचमार्किंग, जैसे मैंने कहा था, दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल और प्लान्ड प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस टू दोज ऑफ कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका कंपटीटर है ना, या आपके जो आप जैसी कंपनियां हैं, उनकी परफॉर्मेंस से अपने आप को आप कंपेयर करेंगे टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस, generate ideas for improvement, and provide a basis for measuring performance. The organizations compared during benchmarking can be internal or external. जिन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि बाहर की कंपनीज हो, कंपटीटर उस तरह से हो, वो आपके अंदरूनी इदारे भी हो सकते हैं। मतलब आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले में आप कैसे स्टैंड करते हैं, ये आपकी बेंचमार्किंग है। Data analysis techniques that can be used for this process include, but not limited to, the document analysis, which consists of reviewing and assessing any relevant documented information. In this process, document analysis is used to elicit requirements by analyzing existing documentation and identifying information relevant to the requirement. मतलब हम रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, हम किसी से पूछ नहीं रहे, डॉक्यूमेंट से निकाल रहे हैं, तो इसको भी एलिसिट कहते हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट दैट मे बी एनालाइज टू हेल्प एलिसिट रेलेवेंट रिक्वायरमेंट। डाटा एनालिसिस में हम एग्रीमेंट्स को देखते हैं, बिजनेस प्लान्स को देखते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस और इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, बिजनेस रूल की रिपोजिटरीज, करंट प्रोसेस फ्लोज, मार्केटिंग लिटरेचर, प्रॉब्लम्स, इश्यूज वगैरह, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और यूज केसेस वगैरह, ये सब चीजें हमारे डाटा के एनालिसिस में शामिल है। डिसीजन मेकिंग के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि वोटिंग है, वोटिंग को तो हम जानते हैं, और वोटिंग के तरीके जो है उसके अंदर हम इधर जिक्र कर चुके हैं कि क्या कहां पे लिखा हुआ था, वही कि जी ये 50% से ज्यादा है, ये अपना यूनानिमस है, ये 50% से ज्यादा है, या ये मेजॉरिटी है। ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो है, इस मेथड में एक ही बंदा सब फैसले लेता है, तो इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन डिसीजन मेकर है, ताकि उसी से जाके बात की जाए। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस है, जिसमें टेक्निक दैट यूजेस डिसीजन मैट्रिक्स टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एनालिटिकल अप्रोच फॉर क्राइटेरिया। एक मिनट, ओके। डिसीजन के बाद ये वोटिंग वाली बात आ गई, हम पहले कर चुके हैं। एफिनिटी डायग्राम, माइंड मैपिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कहता है कि एनहांसेस द ब्रेनस्टॉर्मिंग विद अ वोटिंग प्रोसेस। वो जो मैंने कहा था ना कि आपने पॉइंट लिख लिए, आप उसके ऊपर वोटिंग कराएं, कि जो वोटिंग आप कराते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, यूज्ड टू रैंक मोस्ट यूजफुल आइडिया फॉर फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग और फॉर प्रायोरिटाइजेशन। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को उसने फिर मजीद 4 स्टेप्स में बताया है। अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज पोज टू द ग्रुप, ईच पर्सन साइलेंटली जनरेट्स एंड राइट्स डाउन देयर आइडिया। मतलब आपने टीम को अलग बिठा लिया, उनके सामने एक सवाल रखा, उन्हें कहा कि अपना सोल्यूशन कागज पे लिख दो। द मॉडरेटर राइट्स डाउन द आइडिया ऑन अ फाइल फ्लिप चार्ट अंटिल ऑल आइडियाज आर रिकॉर्डेड। तो जितने भी पॉइंट्स आपने दिए हैं, 4 या 5 लोग ने, वो सब बोर्ड पे लिख दिए गए। Each recorded idea is discussed until all group members have clear understanding. और उसके बाद इंडिविजुअल फिर उसके ऊपर वोटिंग करते हैं 1 से 5 तक, 1 being the lowest and 5 being the highest. Voting may take place in many rounds to reduce and focus in on ideas. After each round, the votes are tallied and the highest scoring ideas are selected. फिर आपकी ऑब्जर्वेशन और कन्वर्सेशन हैं
They provide a direct way of viewing individuals in their environment and how they perform for jobs or tasks, carry out processes. It is particularly helpful for detailed processes when the people who use the product have difficulty or are reluctant to articulate the requirements. Observation is also known as job shadowing. ये शायद हमने पहले भी कहीं जिक्र किया था जॉब शेड्यूलिंग का, कि जब हम किसी से सीखना चाहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम उसकी नकल करनी शुरू कर देते हैं. हाउसएवर ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मैं उसकी तरह नकल मारनी शुरू कर देता हूँ. इससे मैं काफी समझ सकता हूँ, सीख सकता हूँ कि ये काम कैसे करता है. इट कैन ऑल्सो बी डन बाय अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हु एक्चुअली परफॉर्म्स अ प्रोसेस और प्रोसीजर टू एक्सपीरियंस हाउ इट इज डन टू अनकवर हिडन रिक्वायरमेंट्स. फिर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और टीम स्किल्स हैं, जिसमें फैसिलिटेशन आ जाती है. आपको किस तरह से अपने इर्द गिर्द वालों को फैसिलिटेट करना है और उनको फैसले लेने में आसानी पैदा करनी है. फैसिलिटेशन को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में अप्लाई किया जा सकता है. एक चीज होती थी किसी जमाने में जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या इससे मिलती जुलती एक और टर्मिनोलॉजी थी जो कहते थे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ये जैड और रैड है. क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो तरीका है काम करने का, उसमें कहीं गलती तो नहीं है. हम बाकायदा उसको वेटेजेस असाइन करते हैं, उसमें से जो सेलिएंट आइटम्स हैं आपके डिसीजन के, उनके बारे में, और उसके हिसाब से उसको रीफ्रेज करते हैं. फिर यूजर स्टोरीज होती हैं जो कि एजाइल में इस्तेमाल है. Context diagram is an example of a scope model. Context diagram visually depicts the product scope by showing a business system, process equipment, or computer system, etc., and how people and other systems actors interact with it. Context diagram shows input to 5 business systems, the actor providing the input, the output from the business system, and the actor receiving that output. ये आपके सामने एक एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की. जो सेंटर में जो लाइन बनी हुई है, जो पाइप नुमा बना हुआ है, ये अंदरूनी और बैरूनी एनवायरनमेंट को अलहदा कर रहा है. अंदरूनी तौर पे आपके जो लोग हैं, जो आपके अपने कंपनी के लोग हैं, इंटरनल यूजर्स हैं सारे, वो आपसे कोई चीज डिमांड कर रहे हैं. तो इसकी वो चीजें आपको इंटरनल यूजर पॉलिसीज में या इंटरनल जॉब साइटिंग में मिलेंगी. लेकिन अगर बाहर का कस्टमर आपसे इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो फिर हमें उसको एक्सटर्नल यूजर्स के तौर पे कंसिडर करना पड़ेगा. प्रोटोटाइप की भी बात हमने की कि ये एक मेथड है ऑफ ऑब्टेनिंग अर्ली फीडबैक और रिक्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ मॉडल ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बिफोर एक्चुअली बिल्डिंग इट. ये 2D मॉडल भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, और किस तरह का भी हो सकता है. आखिर में हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनते हैं. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स हाउ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स मीट द बिजनेस नीड फॉर द प्रोजेक्ट. Requirements may start out at a high level and become progressively more detailed as more information about the requirement is known. तो रिक्वायरमेंट एक दफा जब रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद हम उस रिक्वायरमेंट को बिल्ड करते जाते हैं. Before being baseline, requirement need to be unambiguous, measurable, testable, traceable, complete, consistent, and acceptable to key stakeholder. खास तौर पे ये जो आखिरी पॉइंट है, acceptable to key stakeholder, ये this talks about the acceptance criteria. Format of the requirement document may range from a simple document listing all the requirements categorized by stakeholder and priority to more elaborate forms containing an executive summary. तो जनाब, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं?
एक मिनट जी। ओके, ये आपके सामने कुछ लिस्ट है कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है उसमें किस किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। एक तो इसके अंदर है जी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपकी याद रखें कि वो बिजनेस केस जो था ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, स्टेक होल्डर जो चाह रहा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सोल्यूशन रिक्वायरमेंट दरअसल आपके काम की चीज है। आपको सोल्यूशन रिक्वायरमेंट से मतलब होना है। सोल्यूशन रिक्वायरमेंट में दो चीजें आती हैं, फंक्शनल है रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें देखना है कि फर्क क्या है, कौन सी रिक्वायरमेंट फंक्शनल कहलाती हैं और कौन सी नॉन फंक्शनल। आप एक टेबल बनवाना चाहते हैं, टेबल कितना हाई होना चाहिए वो एक फंक्शन है, टेबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उस पे वुड कैसी लगनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फंक्शंस। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये जो फंक्शन है कि ये टेबल इतना ऊंचा हो तो इतने ऊंचे से कितना कम या ज्यादा इसकी टॉलरेंस रखी जा सकती है, कम अज कम ये कितना हो और ज्यादा से ज्यादा कितना हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वालिटी रिक्वायरमेंट विद इन द प्रोजेक्ट। सो सोल्यूशन रिक्वायरमेंट दरअसल हमारे प्रोजेक्ट में जो 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 रिक्वायरमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं वो दरअसल फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हैं, और फंक्शनल जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और नॉन फंक्शनल उनकी सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं या जो इंश्योर करती हैं। इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रांजिशन एंड रेडीनेस रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब हम ये चीज बना लें तो क्या और कैसे हैंड ओवर करना है, कैसे जिसको देना है किस हालत में देना है, इसका क्या रंगो नस्ल होगा जिस वक्त हम किसी को देंगे, और रेडीनेस रिक्वायरमेंट्स को इसको तैयार कैसे किया जाएगा। फिर आ जाती हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। नाउ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आर all those project management requirements which must be fulfilled in this project। इसका as such जो मेरा प्रोडक्ट है उसके साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हर प्रोजेक्ट का चार्टर बनना चाहिए, ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है। फिर इसी तरह क्वालिटी रिक्वायरमेंट है और इसका भी प्रोजेक्ट से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। ये है कि हम ISO 9000 को फॉलो करते हैं, तो हम जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो उसकी गाइडलाइन के मुताबिक करते हैं। तो दिस इज अ क्वालिटी रिक्वायरमेंट। तो ये वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है जिसको हमने पूरा करना है और ये पर ये कंपनी की तरफ से हमारे पे एनफोर्स्ड है। लेकिन असल में जो काम आपने प्रोजेक्ट के अंदर करने हैं वो या तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या नॉन फंक्शनल है। जो प्रोजेक्ट के अंदर के काम की क्वालिटी है उसको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तौर पे जानते हैं, और जो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है मतलब वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, किस रंग का होगा, ये तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। तो आप ये देखिए कि मेरा काम तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हो जाता है, ये सोल्यूशन रिक्वायरमेंट है। लेकिन और बहुत सी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, स्टेक होल्डर की, ट्रांजिशन की, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट की एंड क्वालिटी की, ये सब रिक्वायरमेंट भी एज सच पूरी होनी जरूरी है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के ऊपर आ जाइए। ये वो टेबल है, ये वो मैट्रिक्स है जो हम बनाते हैं और जो कनेक्ट करता है रिक्वायरमेंट से रिलेटेड पूरे थ्रेड को। द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज अ ग्रिड that links the product requirement from their origin, stakeholder से शुरू करके, to the deliverable, जहां पे stakeholder ultimately उसको रिसीव करके satisfy होगा। Implementation of requirements traceability matrix helps ensure that each requirement adds business value
by linking it to the business and project objectives. It provides a mean to track requirements throughout the project life cycle, helping to ensure that requirements approved in the requirement documentation are delivered at the end of the project. Finally, it provides a structure for managing changes to the product scope. ये जनाब चीजें आपके ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें बिजनेस नीड से इस रिक्वायरमेंट का क्या ताल्लुक है, जो आपकी कोर बिजनेस नीड थी, क्यों प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट क्या उस बिजनेस नीड को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है या ऐसे की जा रही है। इससे अपॉर्चुनिटीज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उनकी अलाइनमेंट। प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस रिक्वायरमेंट से कैसे पूरा होगा, प्रोजेक्ट का स्कोप और WBS डिलीवरेबल का रिक्वायरमेंट से कैसे ट्रैक बनेगा, प्रोजेक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट स्ट्रेटजी एंड टेस्ट सिनेरियोज एंड हाई लेवल रिक्वायरमेंट टू मोर डिटेल्ड रिक्वायरमेंट। तो ये ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में ये चीजें हम शामिल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं इसमें, like each requirement can be recorded in the requirement traceability matrix. हर ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में एक नंबर होना चाहिए, हर रिक्वायरमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर, टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए उसकी, फिर रैशनल उसको क्यों डाला जा रहा है, क्यों शामिल किया जा रहा है इस लिस्ट के अंदर, ओनर इसका कौन है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये चीज रिक्वायरमेंट आई है, प्रायोरिटी क्या है, वर्जन क्या है, करंट स्टेटस सच एज एक्टिव, कैंसल्ड, डेफर्ड, एडेड, इम्प्रूव्ड, असाइंड, आर कंप्लीटेड, और स्टेटस की डेट। तो एडिशनल एट्रीब्यूट्स टू इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स हैज मेट स्टेकहोल्डर सेटिस्फेक्शन में इंक्लूड उसकी स्टेबिलिटी, कंप्लेक्सिटी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये तीन चीजें बुनियादी तौर पे आपके इसको रिप्रेजेंट करती हैं ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स को। ये जनाब आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें एक सैंपल दिया गया, एग्जांपल दी गई है कि ये फर्ज करें एक ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें उसका आईडी नंबर देंगे, उसकी कोई एसोसिएट नंबर है, रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन, हर रिक्वायरमेंट उसके सामने वो कौन सी नीड, ऑपरेशन या गोल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, प्रोजेक्ट के कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, WBS की कौन सी डिलीवरेबल से लिंक्ड है, प्रोडक्ट डिजाइन में वो कहाँ प्लेस होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और फिर आखिर में उसके टेस्ट केसेस। ये जनाब आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर एक चीज पूछता हूँ बस सीधा सर। जी सर सर एक चीज ऐसा है कि इस पे सर आप ना कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं, जो आर इंटरेक्टिंग विद द स्टेक होल्डर्स सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है सर यहाँ पे, क्योंकि ये बेस पर रही है आपके प्रोडक्ट की सर, बिल्कुल प्रोजेक्ट की बेस पर रही है सर। क्या दूसरा, इसी आप प्रोसेस ग्रुप पे आप आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं सर, मतलब वहां भी आप स्टेक होल्डर्स पे हैं, यहाँ पे भी आप स्टेक होल्डर्स मिल रहे हैं सर, और जो आर कम्युनिटी सर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वो इनिशिएशन जी उसी सर, हाँ जी, वो ठीक है इनिशिएशन सर, में चार्टर के फौरन बाद इनिशिएशन, ओके ओके सॉरी, ये प्रोसेस ग्रुप चेंज हो गया, प्लानिंग हो रही है सर, ठीक हो गया सर। अब आप कम्युनिकेशन भी साथ साथ इनके साथ कर रहे हैं सर, साथ ऐसा है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यू आर कम्युनिकेटिंग इन द एज पर द कम्युनिकेशन प्लान सर, क्योंकि कम्युनिकेशन प्लान आपको बताते हैं आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक्चुअली कम्युनिकेशन प्लान भी इसके साथ साथ डेवलप हो रहा है। डेवलप हो रहा है सर, हाँ लेकिन वो स्टेक होल्डर्स पे जब इनिशिएटिंग में था उस वक्त वो नहीं था, कम्युनिकेशन प्लान नहीं था सर, देखे ना, यू जस्ट आइडेंटिफाइड देम। उनकी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट तो उठानी है ना, जी सर, तो वो रिक्वायरमेंट तो यहीं से आएंगी ना। ठीक है सर, कम्युनिकेशन ठीक है रिक्वायरमेंट, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन हम लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी की रोशनी में ठीक है, कम्युनिकेशन प्लान, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान, सब कुछ इसके मुताबिक बनेगा। क्योंकि सर कम्युनिकेशन में होता है ना, वो कैटेगरीज बना देते हैं आप स्टेक होल्डर्स की, कौन कौन सी कैटेगरीज है उसकी सर, बट आइडेंटिफाई आप को इनिशिएटिंग करा रहे हैं, जब नॉट हमने द प्रोसेस प्लानिंग ग्रुप सर। जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमने ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर ली थी। हमने कहा ठीक कि है सर, जनाब सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेक होल्डर कौन से हैं, ऐसे कौन से हैं, वैसे कौन से हैं,
इस किस्म की कैटेगराइजेशन हमने जरूर कर ली थी, और उनकी एक जनरल स्ट्रेटजी भी हमने सोच ली थी कि फलानी किस्म का जो स्टेक होल्डर होगा उसके साथ हमें ये रवैया रखना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। किसी पे सिर्फ नजर रखनी है, किसी का बहुत ख्याल करना है, इस तरह से। ख्याल करते हैं किसका सर, मतलब आप एक फनल टाइप पे आ रहे जनरलाइज से आप उसको नैरोइंग डाउन कर रहे हैं सर, पूरे बिल्कुल सिस्टम को सर, सही है सर। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक अगला प्रोसेस जो है ये अगर ये वाला प्रोसेस सही हुआ है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का एक ही प्रोसेस है जी। नौरोज, रियली सॉरी सर, मैं मिस कर गया वो नॉन फंक्शनल हमारी रिक्वायरमेंट जो थी ना, उसको जरा एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। ओके। असल में आप यूं से शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज द क्वालिटी रिक्वायरमेंट विद इन द प्रोजेक्ट। ये देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या थी? डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे एक्शंस, प्रोसेसेस, डाटा, इंटरेक्शन वगैरह, ये फंक्शनल है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट टू बी इफेक्टिव। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये जो टेबल की लेंथ है ये 3 फुट होनी चाहिए। अब वो 3 फुट को डिस्क्राइब करेगा कि 3 फुट एग्जैक्टली 3 फुट क्या क्या मतलब है। मतलब इन हाउ मच एक्यूरेसी शुड दिस टेबल बी मेड। क्या इस टेबल में इस 3 फुट से एक आध इंच ऊपर नीचे हो जाए तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो स्टेक होल्डर ही बताएगा ना। तो ये रिक्वायरमेंट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि कितना उस एग्जैक्ट साइज से ऊपर नीचे एक्सेप्टेबल है। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे आप कहते नहीं यार 1 इंच तो कभी हो ही नहीं सकता, वी वोंट एक्सेप्ट दैट। फिर मैं उनसे पूछूं अच्छा फिर आप ऐसे बताएं कि 1 मिलीमीटर तक हो जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? आप कहते नहीं जी 1 मिलीमीटर भी क्यों, 1 मिलीमीटर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अच्छा ये बताएं 0.001 मिलीमीटर। आप कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही बारीक है, इतना तो हम नाप भी नहीं सकते। आप गौर कीजिए कि एक लेवल आता है जहां से ज्यादा नापने के लिए मुझे कोई माइक्रोस्कोप चाहिए होगी। मतलब द एक्सपेंस ऑफ अचीविंग दैट क्वालिटी वुड बी मच मोर, एंड इवन इंस्पेक्टिंग दैट, उसके लिए भी स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होंगे। मतलब मैं उसको आम आंख से ना तो देख सकता हूं ना बना सकता हूं, टूल्स ही सेपरेट चाहिए होंगे। तो अगर इतनी अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको, इतनी एक्यूरेसी चाहिए, तो उस सूरत में फिर ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट डिफाइन कर देगी, फिर हमें महंगा पड़ेगा। फिर लाजमी बात है इफ यू आर आस्किंग फॉर दैट तो आप उसके पैसे भी देने को राजी होंगे। तो नॉर्मली हम जब स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं तो हम उसे ये पुट वाइज कर देते हैं कि जनाब ये जो चीज आप कह रहे हैं ये इन इन शक्लों में आती है, ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी खरीद लें। अगर वो महंगी वाली चीज पे हाथ डालता है तो उसकी मर्जी, लेकिन मसला ये है कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कॉस्ट भी अच्छी होगी। बात समझ आई ना? जी सर जी। हाँ जी सर, इसमें फिर वो क्वालिटी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी मेरे ख्याल से, डिमांड यही की तो भी। क्वालिटी है, यही तो प्रोजेक्ट जी के जी। अंदर क्वालिटी है। जो जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी ना, हम्म, इधर आगे थी ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट बैरूनी क्वालिटी है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लागू करदा क्वालिटी का स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना तमाम ऑर्गेनाइजेशन और इस प्रोजेक्ट के लिए भी जरूरी है। तो ये वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लागू की गई हैं। इसका टेबल की लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। गॉट इट जी? जी जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्कोप, जो डिफाइन स्कोप का तीसरा प्रोसेस है 5.3 डिफाइन स्कोप। इस प्रोसेस में ये बड़ा इंट्रिकेट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हमने फाइनल करनी है, और मैं आपको शायद ये डिफाइन कर चुका हूँ ये बात,
कि कस्टमर की तरफ से सारी ख्वाहिशात आ गई। सारी ख्वाहिशात को हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया और पहले तो मैंने बात नहीं की। पहले तो जो आई उनकी रिक्वायरमेंट मैंने रख ली। उसके बाद मैंने उनके साथ डिस्कस किया, नेगोशिएट किया, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, सारा मसला देखा और उनके साथ डिस्कशन की और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जनाब ये बड़ी बेजा किस्म की रिक्वायरमेंट है, इसमें तो मतलब ये मेरे ऑब्जेक्टिव में नहीं आती, ये मेरे जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसमें कवर नहीं हो पाएगी वगैरह वगैरह। अगर उन्होंने मुझे किसी बात पे कन्विंस कर लिया और मैं समझ गया कि ये चीज वाकई प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जरूरी है और ये होनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो हम प्रोजेक्ट में ऐड करवा लेंगे। और अगर कोई चीज कस्टमर को हमने समझाई और वो समझ गया तो भी मसला हल हो गया। मसला तब आता है जब कस्टमर समझता भी नहीं है और उसकी चीज हम ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बेजा की रिक्वायरमेंट है। ऐसी सूरत में ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई है और इसको मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। इस सूरत में इस इशू को एस्केलेट कर दिया जाएगा। आपको पता है इशू जब एस्केलेट होता है तो अपने से ऊपर के लेवल पे जाता है। तो अब मेरे से ये चीज निकल के फर्ज करें स्पॉन्सर के पास चली गई और स्पॉन्सर के पास वो कस्टमर जाता है और उन दोनों के दरमियान अब बातचीत होती है और फिर वही बात कि या तो स्पॉन्सर कस्टमर को कन्विंस कर लेगा या कस्टमर से कन्विंस हो जाएगा। अगर वो कन्विंस हो जाता है कस्टमर से तो वो मुझे ऑर्डर करेगा कि जी जिस तरह इन्होंने कहा है उस तरह काम कर दें और मेरा कोई डाउट होगा मैं पूछ लूंगा। लेकिन चूंकि अब मैंने जो इशू था वो एस्केलेट कर दिया, अब अगर उसके ऊपर मेरा बॉस उसको एग्री कर रहा है तो ठीक है, फिर मुझे कोई इतराज नहीं है क्योंकि दिस इज अ टेक्निकल थिंग। ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, दिस इज समथिंग। अगर वो कह रहा है मेरा बॉस और कस्टमर भी कह रहा है कि ये होनी चाहिए और मुझे परमिशन दे तो मुझे फड़ला लेने की मजीद कोई जरूरत नहीं है। आई शुड सिंपली वर्क। ओके जी, इसका जो की बेनिफिट है इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट बाउंड्रीज एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि ये यहाँ पर अगर डिफाइन ना हो उसको तो हमें क्या पता कि चीज जो बननी है वो किन हदूद में मुकर्रर रह के बननी है और इसकी जो कस्टमर की यूजर की एक्सेप्टेंस है उसका क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि अगर मैंने ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो ये चीज कस्टमर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस हवाले से जो इनपुट्स टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास हैं उसमें आप देखें तो जैसे मैंने कहा था कि चार्टर यहाँ भी होगा, तो यहाँ आपको चार्टर नजर आ रहा है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नजर आ रहा है और उसके अंदर सिर्फ स्कोप मैनेजमेंट प्लान है क्योंकि यहाँ हमें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान की जरूरत पिछले स्टेप में कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स करने की हद तक थी, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कभी भी जब हम रिक्वायरमेंट्स के अपना हवाले से बात करेंगे तो ये वाला प्रोसेस कलेक्ट रिक्वायरमेंट शायद रीडू भी करना पड़े, इसकी जरूरत हमें दोबारा पड़ सकती है। लेकिन एज सच मुझे यहाँ पर डिफाइन स्कोप करने के लिए स्कोप मैनेजमेंट प्लान ही चाहिए। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में एजम्पशन लॉग जो हम प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेके आज तक जहां जहां पे हमें कहीं कोई चीजों का पता नहीं था तो हमने उनकी जगह एजम्पशन ले ली थी, तो वो जो एजम्पशन ली हैं उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी हो और रिस्क रजिस्टर लाजमी होता है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो हो चुकी है, वो हम बात कर चुके हैं, वो हमें इनपुट में चाहिए। और रिस्क रजिस्टर के कौन से रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इसके अलावा एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट को हम इनपुट में लेते हैं। नतीजे में टूल्स में हम एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, सारी वही चीजें और अल्टीमेटली द डॉक्यूमेंट मेन आइटम विच कम्स आउट, जो मेजर आइटम है वो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा, इसमें एजम्पशन लॉग्स भी अपडेट हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, स्टेक होल्डर रजिस्टर,
ये सब चीजें इस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में इस प्रोसेस के थ्रू अपडेट होंगी। ये प्रोसेस इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां बैठ के क्या क्या करना है। नंबर 1, प्रोडक्ट का स्कोप बनाना है। प्रोडक्ट का स्कोप बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट जो मैंने पिछले स्टेप में इकट्ठी की थी और जो मेरी उसके साथ नेगोशिएशन हुई है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। उसी की रोशनी में हम यहाँ पर अब वो पिक करने लगे। तो एक तो ये चीज हो गई कि प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, व्हाट ऑल फंक्शंस एंड फीचर्स शुड बी इन द अल्टीमेट प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद उसको किया कैसे जाएगा। इन उस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाने के लिए मुझे किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। दिस इज ये प्रोजेक्ट का स्कोप। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का स्कोप जब डिटरमिन हो जाता है तो फिर मैं अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करता हूँ, क्या क्या तरीके हैं मेरे पास इस काम को करने के, फिर उनमें से जो बेस्ट होता है उसको मैं चूज कर लेता हूँ और फिर उसके ऊपर अमल पैरा हो जाता हूँ। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में अजम्पशंस हैं तो उनको टेक केयर करना है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है और रिस्क रजिस्टर, इन सब चीजों को मलूज़ खातिर रखते हुए देन वी आर एबल टू क्रिएट द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट एंड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। सो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट वो हतमी डॉक्यूमेंट है। मतलब हतमी नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी इसने मजीद खुलना है, WBS बनना है, फिर कहीं जाके ये हतमी शक्ल में आएगा। अलबत्ता स्कोप बेसलाइन में स्कोप स्टेटमेंट भी होती है और भी चीजें। यहाँ पे भी आपको खास चीज नहीं नजर आ रही, स्कोप स्टेटमेंट भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में जा रही है और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहे हैं। So since all the requirements identified in collect requirement may not be included in the project, the defined scope process selects the final project requirements from the requirement documentation developed during the collect requirement process. It then develops a detailed description of the project, product, service result. The preparation of a detailed project scope statement builds upon the major deliverables, assumptions, and constraints that are documented during project initiation. During project planning, the project scope is defined and described with great specificity as more information about the project is known. बुनियादी तौर पे मैंने जो स्कोप स्टेटमेंट के हवाले से बातें करनी थी वो मैंने कर दी। बाकी जो इसमें अंग्रेजी लिखी हुई है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें नथिंग कोई इतनी अलार्मिंग चीज नहीं है, मगर पढ़ना जरूर आपने है। प्रोजेक्ट ये इनपुट्स हैं सारे, ये इसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम पहले जानते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस एक नई चीज थी। प्रोडक्ट एनालिसिस it can be used to define products and services. अब बिफोर मैं प्रोडक्ट का स्कोप एस्टेब्लिश करूं, वो जो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आई थी उनकी रोशनी में मैंने प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, फिर कहीं जाके मैं प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के काबिल हुआ। प्रोडक्ट एनालिसिस में जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस के दौरान प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन किया जाता है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाता है, सिस्टम आवाज आ रही है? की जाती है। जी जी सर आवाज आवाज आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, बीच में चली गई थी आवाज? जी जी, कितनी देर से? स्लाइड नहीं सुनी सर पूरी। मैं लास्ट स्लाइड बस सर। प्रोडक्ट एनालिसिस की मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट एनालिसिस देखें, आपके रिक्वायरमेंट आ गई हुई है, अब उसको प्रोडक्ट स्कोप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले उस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट का स्कोप डिटरमिन होगा। मतलब प्रोडक्ट स्कोप डिटरमिन करने का मतलब यह है व्हाट फंक्शंस एंड फीचर्स दिस प्रोडक्ट वुड हैव। तो अब मैं रिक्वायरमेंट्स की रोशनी में प्रोडक्ट का एनालाइज करता हूं। ईच एप्लीकेशन एरिया has one or more generally accepted methods for translating higher level product or service description into meaningful deliverables. जैसे ब्रेक डाउन करते हैं ना हम कि कामों को तोड़ते तोड़ते निचला, तो इसी तरह हम डिलीवरेबल को भी ब्रेक डाउन करते हैं। कार है, कार को 4 हिस्से कर दो, फिर उन 4 हिस्सों को मजीद हिस्सों में बांट दो। तो इस तरह करते करते हम उसका एनालिसिस करते हैं उस प्रोडक्ट का, और उसके नतीजे में
हमें उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन, स्पेसिफिकेशन वाजे हो जाती है। मतलब बेशक आप ख्याली तौर पे करें, जरूरी नहीं है कि फिजिकल कार एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी गई है उसके हिसाब से आप प्रॉपर थॉरो एनालिसिस करके उससे प्रोडक्ट का स्कोप डिटरमिन करते हैं। और यहाँ ही स्कोप स्टेटमेंट के अंदर प्रोडक्ट स्कोप भी आता है। फिर प्रोडक्ट स्कोप से प्रोजेक्ट स्कोप कैसे बनेगा, जनरल अप्रोच उसकी क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, सिलेक्टेड अप्रोच क्या है, ये सब कुछ अल्टीमेटली स्कोप स्टेटमेंट की शक्ल बन जाती है। दिस इज ऑल डन इन दिस प्रोसेस। स्कोप स्टेटमेंट के इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट स्कोप की डिस्क्रिप्शन है तो प्रोजेक्ट स्कोप भी होगा। डिलीवरेबल्स हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत जरूरी चीज है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन्स, ठीक है जी। मतलब आप एक्सप्लिसिटली अगर बताना चाहते हैं कि फलानी चीज प्रोजेक्ट स्कोप से बाहर है तो आप एक्सक्लूजन्स में उसका नाम लिखेंगे। और बाकी आप जिस तरह से डिसाइड करते हैं, मतलब इट कुड बी पूरा फॉर्मेट आप बना सकते हैं, मगर ये जो चंद इंपॉर्टेंट चीजें इसने बताई हैं कि ये चीजें आप जरूर डिस्कस करें। Although the project charter and the project scope statement are sometimes perceived as containing a certain degree of redundancy, मतलब लोग ये समझते हैं कि जो चार्टर में लिखा हुआ है वही स्कोप स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये, चार्टर एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट है, और दूसरी बात, चार्टर इज अ ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, वेयर एज प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो है ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर हमने पूरा अपना तरीक़ेकार वज़ा कर दिया है कि प्रोजेक्ट को किया कैसे जाएगा, उसकी फेजेस क्या होंगी, ये सब हमें पता लग चुका होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इज अ मच डिटेल्ड डॉक्यूमेंट एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर में हाई लेवल इंफॉर्मेशन होती है, जबकि इसमें और ज्यादा डिटेल्ड लेवल इंफॉर्मेशन होती है। These components are progressively elaborated throughout the project. ये खैर इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, लेकिन इसमें उसने बताया कि स्कोप स्टेटमेंट में ये हेडिंग होती हैं। मगर ये चार्ट मुझे इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि दिस गिव्स अ फॉल्स इमेज कि शायद चार्टर को बहुत ही लंबी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, जबकि असल में हकीकत ये है कि स्कोप स्टेटमेंट इज अ मच लार्जर डॉक्यूमेंट देन द चार्टर। चार्टर तो एक सफे 1.5 सफे का होता है, उसने वो इतनी सारी बातें उसमें लिखनी कि वो लगता यही है कि ये कोई पता नहीं कितना बड़ा डॉक्यूमेंट बनेगा। लेकिन जो स्कोप स्टेटमेंट है, दिस कुड बी 8 to 10 पेजेस नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए। फिर जनाब आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं, जिसमें assumption लॉग, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स और स्टेक होल्डर रजिस्टर वगैरह आ जाते हैं। assumption लॉग्स हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये वही सब चीजें आ गई। अगला जनाब क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये प्लानिंग का आखिरी प्रोसेस है, प्लानिंग का आखिरी प्रोसेस है स्कोप के हवाले से। स्कोप में हमने किया क्या है, पहले आपने स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट प्लान बनाया, फिर आपने कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स की, और फिर आपने डिफाइन स्कोप किया, ठीक है। कलेक्ट रिक्वायरमेंट से क्या निकला था, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट निकला है और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, दो इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, तो स्कोप स्टेटमेंट से क्या निकला, स्कोप स्टेटमेंट निकली, ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट निकली, और उस स्कोप स्टेटमेंट को बुनियाद रखते हुए अब मैं आखिरी स्टेप कर रहा हूं प्लानिंग का, क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जहां पे जो स्कोप स्टेटमेंट है जो अभी हमने फाइनल की थी वो, और ये जब WBS बन जाएगा, ये दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ द स्कोप बेसलाइन। एज सच यहाँ स्कोप क्रिएट WBS में ये कहीं नहीं आउटपुट में लिखा हुआ कि WBS बाहर निकलता है, बस लिखा हुआ है स्कोप बेसलाइन बाहर निकलती है। अब स्कोप बेसलाइन में स्कोप स्टेटमेंट भी है, इसमें WBS भी है और WBS डिक्शनरी भी है। Create WBS is the process of subdividing project deliverables and project work into smaller, more manageable components.
ठीक है, ये तोड़ फोड़ का अमल जारी है और हम तफसील में चीजों को खोल रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो फायदा इससे निकलता है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट हैज टू बी डिलीवर्ड। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड वंस आर एट प्री डिफाइंड पॉइंट्स। लाजिमी बात है, WBS तो हम शुरू में बनाते हैं, बाद में एनहांस तो हो सकता है, लेकिन एज सच इसकी जो तकमील है वो प्लानिंग में ही हो जाती है, मतलब इन क्रिएशन। क्रिएट WBS के अंदर क्या है जी, प्लानिंग में अगर सॉरी इनपुट में अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जिसमें से स्कोप मैनेजमेंट प्लान, तो ये साबित हो गया कि क्रिएट WBS करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या चीजें आ रही हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो स्कोप स्टेटमेंट थी और उधर से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, नॉट द ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो WBS बन रहा है। इधर मुझे रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट मिल जाए और स्कोप स्टेटमेंट मिल जाए तो मैं आई एम सेटिस्फाइड, मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। बाकी मुझे एंटरप्राइज नॉन फैक्टर प्रोसेस एसेट्स इनपुट में मिल रहे हैं। टूल्स में एक्सपर्ट जजमेंट है, जैसे हम पहले इस्तेमाल करते आए हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल जो एक ही मेजर टूल है इसका, वो है जी डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन वो आर्ट है या वो स्किल है जिससे हम चीजों को मजीद खोलते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है जी। तो जब एक कोई मसला आता है तो हम उस मसले को उस वक्त तक तोड़ते हैं जब तक उस मसले के हर पार्ट की मुझे समझ नहीं आ जाती। ये वो लेवल ऑफ डिटेल है जहां तक उस मसले को खोला जाए तो रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर हर मसले का जो आपने हर पोर्शन का हल निकाला है, उन सब हलों को इंटीग्रेट करके आपका प्रोजेक्ट का सोल्यूशन निकल आता है। तो डीकंपोजिशन वो स्किल है। नतीजतन जो चीज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह की चीज है, वो इधर लिखा नहीं हुआ, लेकिन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द स्कोप बेस्ड लाइन। और वो क्या है, वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी। व्हाट इज अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी? दिस इज यूं कह लीजिए कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिक्शनरी जो है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द work packages which has been created in WBS। तो जितने भी आपने जिस लेवल तक भी ब्रेक करना था अपने प्रोजेक्ट को, वो आपने ब्रेक किया। जो निचला लेवल है, हर निचले लेवल से आपको कुछ निकलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ यूजफुल मिलना चाहिए। तो ये जो है ये आपका WBS डिक्शनरी कहलाता है। अगर मैं उस तमाम वर्क पैकेजेस की लिस्ट को कंपाइल कर लूं तो आई हैव क्रिएटेड अ WBS डिक्शनरी। सो आई वुड हैव इन स्कोप बेस्ड लाइन स्कोप स्टेटमेंट, दूसरी चीज WBS, और तीसरी चीज WBS डिक्शनरी। इसके अलावा ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एजम्पशन लॉग, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह, जो कि अपडेट हो जाते हैं स्कोप की बेसलाइन में जाकर। ये आप देख सकते हैं क्रिएट WBS के लिए इनपुट्स हमें कहां से आ रही हैं और आउटपुट्स जो हैं वो कहां जा रही हैं। स्कोप बेसलाइन आप गौर से देखें, इट इज गोइंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। आपको याद होगा ऑल द मैनेजमेंट प्लान्स एंड ऑल द बेसलाइंस, दे आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। रेस्ट एवरीथिंग गोज टू प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। तो ये आप नीचे आपको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में चीजें जाती हुई नजर आ रही। WBS is a hierarchical decomposition of the total scope of work। मतलब आप जो टोटल काम है, मिसाल के तौर पे गाड़ी कंस्ट्रक्ट करना, तो गाड़ी को कंस्ट्रक्ट करने के काम को छोटे कामों में, छोटे हिस्से बखरों में बांटते जा रहे हैं और उन हिस्से बखरों को मजीद छोटे टुकड़ों में बांटते जा रहे हैं ताकि हम इसको बनाने की अहलियत के लेवल पे आ जाएं। अगर मेरे पास इतने वर्कमैन हैं तो मुझे कम से कम उतने लेवल तक ब्रेक डाउन करना है जहां पे वो लोग काम करने के काबिल हो जाए। ज्यादा बारीकी में जाने से नुकसान होता है। हम बहुत ज्यादा हर चीज की बारीकी में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ उस लेवल तक ब्रेक करना है जहां बात समझ आ जाती है, और वो वो लेवल कहलाता है वर्क पैकेज। तो वर्क पैकेज लेवल पे हमें से
तोड़ेंगे। WBS organizes and defines the total scope of the project and represents the work specified in current approved project scope statement. यहाँ पे जनाब इनपुट्स तो वाज़ेह हैं। टूल्स एंड टेक्निक में सिर्फ डीकम्पोजिशन नई चीज है। डीकम्पोजिशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। वर्क पैकेज जो है वो उसका सबसे निचला वाला पोर्शन है, इज द वर्क डिफाइंड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द WBS फॉर विच कॉस्ट एंड ड्यूरेशन कैन बी एस्टिमेटेड एंड मैनेज्ड। Level of decomposition is often guided by the degree of control needed to effectively manage the project. The level of detail for work packages will vary with the size and complexity of the project. Decomposition पे हम पहले बात कर चुके हैं। Decomposition of the total project work into work packages generally involves क्या-क्या? Identifying and analyzing the deliverables and related work, structuring and organizing the WBS, decomposing the upper WBS level into lower level detailed components. ये क्यों करना अलाउड नहीं है? क्योंकि एक दफा जब डीकम्पोजिशन हो गई तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो decomposing the upper WBS level into lower level detailed component, lower level तक आप जाएं ताकि आपको सोल्यूशन नजर आना शुरू हो, आपको हैंडल कर सकें। डेवलपिंग एंड असाइनिंग आइडेंटिफिकेशन कोड्स टू द WBS कंपोनेंट। हर WBS कंपोनेंट के साथ कोई कोड नंबर रखें, क्योंकि जैसे आपने ये चीजें रखी हुई थी और उनके ऊपर आपको पता था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसलिए उसको आपने एहतियात से रखा हुआ था। तो इसको जो है डीकम्पोज होने के बाद इसको भी एहतियात से रखना। ये आपके सामने एक चार्ट है जो एक तरह का WBS शो कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे जो आपका प्रोजेक्ट था वो था वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट था आपका। इस के हवाले से आप ये समझते हैं कि अगर ये 4 सेक्शंस में इसको बांटा जाए और ये 4 सेक्शन अपना अपना काम मुकम्मल कर लें तो दिस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्रोजेक्ट। तो फेज जो इसका पहला वो फेज कह लीजिए या जो भी एंटिटी कह लीजिए 1.1 इसका काम है नीड असेसमेंट। फिर 1.2 जो है वो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है। 1.3 सिस्टम इंजीनियरिंग है। 1.4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये आपने जो भी मतलब बाइफर्केशन रखी है उसके हिसाब से। अब जो नीड असेसमेंट है वो फर्दर डिवाइड होगी करंट सिस्टम ऑडिट, रिक्वायरमेंट कंफर्म डिटर्मिनेशन, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। इसका आसान असूल ये है कि आपके जो ब्रांच फर्दर खुल सकती है उसे खोल लें। जैसे नीड असेसमेंट को फर्दर खोला तो करंट सिस्टम ऑडिट आ गया, डॉक्यूमेंट डिटर्मिनेशन हो गई, अल्टरनेटिव डेवलप हो गए, सिस्टम रिक्वायरमेंट डेवलप हो गई। तो अभी ये जो चीजें हैं इनको फिर फर्दर खोलना शुरू करें। लेकिन फिर वही बात जो मैंने आपसे की थी, कहीं इतना ज्यादा ना खोल दें कि वो चीज हमारे काम ही की ना रहे। डीकम्पोजिशन होती है WBS को बनाने के लिए, तो लाजमी बात है लॉजिकल नॉलेज भी हमें होना चाहिए कि इसके बाद छोटे काम के बाद बड़ा काम नहीं आता, बल्कि बड़े काम के बाद छोटा काम आता है। ये एक और चार्ट है जी, सैंपल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय फेज। तो यहाँ पर उसने ये दिखाया हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक रोल एक्टिविटीज है, एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिटेल डिजाइन है, कंस्ट्रक्ट है, ये वो। तो इधर जनाब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो है ये आपने मैन करना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इनके अंदर अच्छा वो नहीं है। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट को देखिएगा, ये एक प्रोजेक्ट है एयरक्राफ्ट बनाने का। इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो रही है, इसमें लोगों को आप ट्रेनिंग भी देना पसंद करते हैं, डाटा भी है, और ये सारी चीजें जो हैं ये सब चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब किसी न किसी शक्ल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो
आपके सामने WBS बना हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें वो तमाम फंक्शनैलिटी मौजूद है। Verifying the correctness of the decomposition requires determining that the lower level WBS components are those that are necessary and sufficient for completion of the corresponding higher level deliverables. Different deliverables can have different levels of decomposition. किसी चीज को ज्यादा खोदा जा सकता है, किसी को कम। To arrive at a work package, the work for some deliverables need to be decomposed only. मतलब आपको ये फैसला करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरह से जिस लेवल तक खुलना चाहिए था खुल गया है, और दूसरी बात है कि ये 2 नंबर काम जो है ये बिल्कुल भी ना करे। However, excessive documentation can lead to non-productive management. तो ये प्रोडक्ट का टॉपिक आ गया ना, तो टॉपिक में लोग जो है वो पैसा खर्च करते रहते हैं और फायदा इतना हो नहीं रहा होता, तो उसका उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एक पूरी किताब है जो उसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीड। स्कोप बेसलाइन आउटपुट में निकलती है और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते हैं। स्कोप बेसलाइन एक अप्रूव्ड वर्जन है, फाइनल जैसे स्केड्यूल का होता है, कॉस्ट का होता है। तो ये इसमें 3 चीजें होती हैं, इसमें स्कोप स्टेटमेंट होती है, इसमें WBS होता है और WBS की डिक्शनरी होती है, which can be changed only through formal change control procedures and is used as a basis for comparison. फिर जनाब आपके स्कोप की बेसलाइन में क्या क्या चीजें हैं? कंपोनेंट ऑफ दोज बेसलाइंस इंक्लूड, इसमें प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्कोप की बेसलाइन में WBS होना चाहिए, वर्क पैकेजेस होने चाहिए, प्लानिंग पैकेजेस होने चाहिए और WBS डिक्शनरी होनी चाहिए। ओके जी, इससे पेशतर कि मैं अगला प्रोसेस शुरू करूं, आखिरी 2 प्रोसेस रह गई हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, नहीं तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी जनाब, चलिए लेट अस हैव ब्रेक, अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, और उसके बाद हम वापस आते हैं और इसके जो आखिरी 2 प्रोसेस हैं उनको थोड़ा डिबेट कर लेते हैं। आखिरी जो 2 प्रोसेस हैं ये बड़े सिंपल हैं, ये दोनों मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में है। वैलिडेट स्कोप का ताल्लुक प्रोडक्ट के स्कोप को कंफर्म करना है, मतलब जिसे हमने कहा था वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो बनाया था ना हमने, उसके मुताबिक यूजर से एक्सेप्टेंस करवाना, इतनी सी बात है। लेकिन ये जो डिलीवरेबल है मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जिस डिलीवरेबल का यूजर एक्सेप्टेंस करवाना है दिस मस्ट हैव कम थ्रू द क्वालिटी कंट्रोल। तो मतलब डिलीवरेबल एग्जीक्यूशन से आया, क्वालिटी कंट्रोल ने उसे इंस्पेक्ट किया होगा, वो वेरीफाइड डिलीवरेबल की शक्ल में है, अब वो वैलिडेट स्कोप में एंटर हो रहा है, और वैलिडेट स्कोप जो उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था कि ये खसूसियात होनी चाहिए चेकलिस्ट के मुताबिक, वो तमाम चीजें पूरी हैं तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जो चीज वैलिडेट हो जाती है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड डिलीवरेबल, वो सीधा क्लोजिंग के पास भेज दी जाती है और क्लोजिंग वाला अपना फाइनल क्लोजिंग ऑडिट जब कर लेता है तो ये चीज कस्टमर को दे दी जाती है। तो वैलिडेट स्कोप की तो कहानी निस्बतन काफी सिंपल है। यहां अगर आप नोट करें तो वैलिडेट स्कोप इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, इतनी सी बात है बस, मतलब इसकी फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो रही है यहां पर। ओके, तो इसका की बेनिफिट इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी टू द एक्सेप्टेंस प्रोसेस। ये नहीं है कि बीच में आप कंफ्यूज रहें कि यार ये चीज ठीक हो गई है, नहीं हुई है, आधी हो गई है। तो एक्सेप्टेंस प्रोसेस एंड इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट एक्सेप्टेंस बाय वैलिडेटिंग ईच डिलीवरेबल। दिस प्रोसेस इज परफॉर्मिंग पीरियोडिकली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एज नीडेड। इसके जो इनपुट आउटपुट्स वगैरह होंगे वो क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है जिसमें स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट क्यों आ गया जी यहाँ पर? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इसलिए आ गया कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिलीवरी होनी है।
तो हम अब वो प्रोडक्ट स्कोप को रिक्वायरमेंट से मिला के देखेंगे। इसलिए मुझे स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी चाहिए, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी चाहिए, मुझे स्कोप की बेसलाइन भी चाहिए, क्योंकि बेसलाइन ही के अगेंस्ट तो देखूंगा। जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसमें लेसन लर्न है, क्वालिटी रिपोर्ट आएगी क्योंकि क्वालिटी वेरीफाई हो चुकी है, और रिक्वायरमेंट के जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी, जो उसके ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स थे, वो भी मैं सामने रखूंगा। और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर प्रोसेसेस के साथ मेन जो मेरा इशू है वो इंस्पेक्शंस के साथ है। मैं इंस्पेक्शन करूंगा, जो चीजें वैलिडेट होंगी पास हो जाएंगी, बाकी रह जाएंगी। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, जो टीम होगी मेरी, वो वोटिंग के थ्रू फैसला कर सकती है कि अगर 4 लोग कह रहे हैं, 4 में से 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं जी नॉट एक्सेप्टेड, एक कह रहा है एक्सेप्टेड, या दैट काइंड ऑफ थिंग, तो फिर हम उसको वोटिंग के थ्रू फैसला कर लेंगे। रिजल्टेंटली जो चीज पास होकर निकलेगी वो एक्सेप्टेड डिलीवरेबल है। अच्छा, फिर जो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आपकी है, आपको पता ही है कि वो हर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के हर प्रोसेस में वर्क परफॉर्मेंस डेटा आता है, वो प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन बनता है। यहाँ पे मेरा ख्याल है वो मिस कर गया लिखना, वर्क परफॉर्मेंस डेटा भी इसमें इनपुट होना चाहिए था। आउटपुट में वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जा रही है, और वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगा, सारी की सारी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क के पास जाती हैं। अच्छा, इस बेस के ऊपर अगर ये ठीक नहीं बना स्कोप, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो फिर कोई गड़बड़ होगी, तो चेंज रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। तो चेंज रिक्वेस्ट कैन बी लॉन्च फ्रॉम हियर, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को रिस्पेक्टिवली अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो वेरीफाइड डिलीवरेबल ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, वही जो बात मैंने आपको बताई, क्वालिटी कंट्रोल से वेरीफाई होके आया, उसको अब आपने फॉर्मल एक्सेप्टेंस करनी है और आगे पास ऑन कर देना है। वेरीफाइड डिलीवरेबल जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्वालिटी कंट्रोल से आया था। वर्क परफॉर्मेंस डेटा इनपुट है, वहां पे नहीं शो हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। वर्क परफॉर्मेंस डेटा इनपुट में आएगा और आउट में अपने इसकी इंफॉर्मेशन निकलेगी। मैंने बताया था कि सारे ही जितने भी मॉनिटर्स और कंट्रोल्स हैं, उनको वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन और डाटा रिसीव होता है, और वो उसे एनालाइज करते हैं और उसको आउटपुट में वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो यहाँ पे हो गया। इंस्पेक्शन इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज मेजरिंग, एग्जामिनिंग, वैलिडेटिंग वगैरह वगैरह। तो इंस्पेक्शन ने वो सारा वैलिडेशन का काम किया। डिसीजन मेकिंग उस सूरत में अगर कहीं टाई पड़ जाए, और आखिर में हमने एक्सेप्टेड डिलीवरेबल निकाल दिया, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन निकल आई जो कि मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगी। चेंज रिक्वेस्ट इफ एनी विल बी सेंड टू, वो जो क्या था, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो अपडेट होने हैं वो अपडेट हो जाएंगे। लेसन लर्न रजिस्टर हो सकता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। फाइनली वी हैव कंट्रोल स्कोप। कंट्रोल स्कोप का ताल्लुक प्रोजेक्ट के स्कोप के साथ है, जैसे वेलिडेट स्कोप का ताल्लुक कंट्रोल स्कोप के, वो सॉरी प्रोडक्ट स्कोप के साथ था। यहां हम कंट्रोल स्कोप में हम प्रोजेक्ट स्कोप की बात करें कि जो काम हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट के स्कोप के मुताबिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्कोप, दोनों का स्टेटस देख रहा है और मैनेज कर रहा है चेंजेस को स्कोप की बेसलाइन के मुताबिक। बेनिफिट इसका, स्कोप बेसलाइन इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। स्कोप बेसलाइन पे इसकी फोकस है, इसकी मतलब वो नजर में है। प्रोसेस इज परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और इसके जो इनपुट टूल्स एंड आउटपुट्स हैं उसमें अगर आप देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, अब चेंज की बात हो रही ना, स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी है, चेंज मैनेजमेंट प्लान भी है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान भी है। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल, 4 मैनेजमेंट प्लान इसको इनपुट में रिक्वायर्ड हैं, और इसको परफॉर्मेंस बेसलाइंस कौन सी चाहिए, स्कोप की और ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस्ड। मतलब इन अदर वर्ड्स उसने ये कह दिया मुझे स्कोप भी चाहिए, स्केड्यूल भी चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए, सारी बेसलाइनों को उसने यहाँ पे इनपुट में लेना है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में वही लेसन लर्न, और वही गौर कीजिएगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स मुझे चाहिए, और इनको मैं इधर देखें आउटपुट में अपडेट भी कर रहा हूं। वर्क परफॉर्मेंस डेटा इनपुट हो रहा है, वर्क परफॉर्मेंस डेटा आउटपुट भी हो रहा है। ये मॉनिटर और कंट्रोल में जो चीजें होंगी उनके साथ यही सलूक होगा। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट इनपुट हो रहे हैं, लेकिन आप नोट करेंगे यहाँ एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर इनपुट नहीं हो रहा। ये वाहिद जगह अभी तक आई है जिसमें एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर इनपुट नहीं हो रहा। काम इसने यहाँ क्या करना है,
डाटा एनालिसिस करना है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ वेरिएंस एनालिसिस क्या, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। इस वक्त का हिसाब किताब जो है, हम कितना वेरी कर गए हैं, ये वेरिएंस एनालिसिस है। पुराने वेरिएंसेस को देख के उसका एक ट्रेंड की लाइन बिल्ड करना, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। दिस वी डू क्रिएट, और ये स्केड्यूल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अब जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा था, उसकी जो भी कोई प्रोसेसिंग वेरिएंस ट्रेंड एनालिसिस करके स्कोप के हवाले से हमने जो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन निकाली, वो ये जा रही है। अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट है, वो ये जा रही है ओवरऑल चेंज कंट्रोल को। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीजें अपडेट हो सकती हैं, स्कोप मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो जाएगा, स्कोप स्केड्यूल कॉस्ट की परफॉर्मेंस बेसलाइंस अपडेट हो सकती हैं, और डॉक्यूमेंट्स में लेसन लर्न, वही दो चीजें जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट का ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स था। तो कंट्रोलिंग दी प्रोजेक्ट scope ensures all requested changes and recommended corrective or preventive actions are processed through the perform integrated change control। तो कंट्रोल स्कोप ने ये इंश्योर करना है कि कोई भी चीज जो एक्शनेबल है उसका चेंज रिक्वेस्ट बने। तो कंट्रोल स्कोप इज आल्सो यूज्ड टू मैनेज द एक्चुअल चेंज व्हेन दे अकर एंड इज इंटीग्रेटेड विद अदर कंट्रोल प्रोसेसेस। जो अच्छा, ये एक बात गौर से सुन लीजिएगा, अनकंट्रोल्ड जो प्रोसेसेस होती हैं, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी तब्दीलियां जो स्कोप में आए बगैर किसी चेंज रिक्वेस्ट के, उनको कहते हैं स्कोप क्रीप। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन टू प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट स्कोप विदाउट एडजस्टमेंट टू द टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज इज रेफर टू एज स्कोप क्रीप। ये कोई अच्छी बात नहीं है, दिस इज बैड। पहली बात तो ये कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया है और जब आपको पता चले, तो फौरन आपका फर्ज बनता है कि स्कोप क्रीप को रिमूव करें और उसकी जगह आप बाकायदा चेंज रिक्वेस्ट करके दुरुस्ती डालें बीच में, ताकि कम से कम फॉर्मल एक्शन तो हो। तो स्कोप क्रीप की कोई जगह नहीं है, चेंज आएगी, इनएविटेबल है। देयरफॉर सम टाइप्स ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसेस इज मैंडेटरी फॉर एवरी प्रोजेक्ट। तो जो भी चेंज कंट्रोल का मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करते हुए स्कोप क्रीप को तो बीच में से निकालें और उसकी जगह प्रॉपर चेंज कंट्रोल के तहत उस चीज को दायरा इस्लाम में दाखिल करें। इनपुट्स, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वर्क परफॉर्मेंस डाटा और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, एंटरप्राइज नॉन फैक्टर यहां नहीं है। फिर आप डाटा एनालिसिस की बात करें तो दो किस्म के एनालिसिस हमने देखे, वेरिएंस और ट्रेंड एनालिसिस, और ये मैं आपको पहले बयान कर भी चुका हूं। वेरिएंस एनालिसिस is used to compare the baseline to the actual results and determine if the variance is within the threshold। और ट्रेंड क्या है, वो पुराने वेरिएंसेस के ट्रेंड को निकालता है। एनालिसिस एग्जामिन्स प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ओवर टाइम टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस इज इंप्रूविंग और डिटरेटिंग। मैं जब लाइन लगाऊंगा पिछली वेरिएंसेस की, उससे पता चलेगा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। Important aspect of project scope control include determining the cause and degree of variance relative to the scope baseline and deciding whether corrective or preventive action is required। फिर जनाब आपका आउटपुट्स आ जाते हैं, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी कुछ आपने जो डाटा आपने चर्न किया है, उसकी रोशनी में ये वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इंक्लूड कोरिलेटेड एंड कंटेक्चुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट स्कोप आर परफॉर्मिंग कंपेयर टू द स्कोप। और ये जो भी कोई आपने अंग्रेजी बनाई है, इसको आप सबमिट कर देंगे मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को, जो उसको अपनी रिपोर्ट में कंपाइल कर लेगा। चेंज रिक्वेस्ट जो है वो ओवरऑल चेंज कंट्रोल को चली जाएगी। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो चीजें अपडेट होनी है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्कोप बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन और परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन, मतलब ये सारी चीजों को एडजस्ट करेगा। क्योंकि स्कोप एक ऐसी चीज है जो सबको मुतासिर करता है। अगर स्कोप हिल गया है तो स्केड्यूल और कॉस्ट बेसलाइन पे भी डेफिनेटली असर पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट में जनाब स्कोप मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो जाएगा, और इसके अलावा स्कोप बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन, परफॉर्मेंस, और आखिर में आपकी डॉक्यूमेंट्स अपडेट आ जाती हैं। कोई अगर लेसन लर्न किए हैं तो उन्हें रजिस्टर में डाल देंगे। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में अगर कोई अपडेशन है तो वो अपडेशन करके और इसको फिर हम लेसन लर्न के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को जमा करवा देंगे। ये जनाब हमारा स्कोप का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल 10 बजे जो हम स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम टाइम से स्टार्ट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसको हम इंशाल्लाह कल और परसों में टाइम को ख़त्म कर लेंगे। टाइम हमारा बहुत शॉर्ट होता जा रहा है,
टाइम है, फिर कॉस्ट है, बाकी चीजें। उम्मीद मुझे यही है कि उनमें 3 प्रोसेस हैं, उनको हम एक दिन में 2 नॉलेज एरिया भी कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। चलें, जबरदस्त जबरदस्त। स्कोप सर काइंडली काफी आसान है सर, आगे आसान है, स्केड्यूल हाँ, वो है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्ट वो थोड़ा सा टाइम मांगता है सर। नहीं, टाइम की और कॉस्ट दोनों के ऊपर हम थोड़ा अटेंटिव होंगे इस मामले में, और अगर एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो हम लगाएंगे भी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक सर ये इस पीएपी की जात ये स्कोप कॉस्ट और स्केड्यूल ही है सर, ये की हाँ जान जी, इसकी, हाँ, बाकी भी है सपोर्टिव है सर, बिल्कुल लेकिन ये 3 चीजें जो है सर दे मेक्स अ डिफरेंस सर। बिल्कुल बेसलाइन है ना ये 3 तो, जी सर, बेस लाइन सर। इनका तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सर, बाकी तो आपके स्पोर्टिंग प्लान है सर, ये क्या तो बेस प्लान है। बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू सर भाई, मुलाकात होगी सर इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। थैंक यू टेक सर, केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़ सर। टेक केयर।